गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बिना बात किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पीछे का आप लेक्चर आप लोग वॉच कर लिए होंगे, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। चलिए देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है इसमें हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो आपको ये 8 नाम लिखा हुआ है, इसके बारे में, इसके कारनामों के बारे में बताएंगे, इन्होंने कौन कौन से कारनामे किए थे, ठीक। तो पहले तो बात ये आप लोग समझ लीजिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है लोगों के मन में पहले से ही, शुरू से ही लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी कि कोई एलिमेंट है, एलिमेंट को यदि तोड़ा जाए तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट रूप क्या हो सकता है, ठीक है ना, छोटा रूप क्या हो सकता है। तो इसके पहले बहुत सारे मतलब जो भी थे फिलोसफर थे और ये जो सभी ऋषि थे, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लगाया, पर उतना कुछ खास सक्सेस नहीं था। और हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना यहाँ से, डाल्टन से पढ़ते हैं। स्टार्ट करना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का। तो डाल्टन ने कहा था, क्या कहा था कि कोई एलिमेंट है उसका जो है सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रूप जो हो सकता है वो होता है एटम। और इसको इन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब भी किया था कि ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है टू कट, जिसको फर्दर काटा नहीं जा सके उसी को उन्होंने एटम कहा। और ये एलिमेंट का जो उन्होंने कहा कि सबसे छोटा रूप है, और यही एटम जो है रिएक्शन में भाग लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्फेरिकल शेप होता है। ये सब बात आप लोग लिख लेंगे, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक। तो देखिए ये बात तो मतलब डाल्टन ने कहा था, और ये चीज़ आपको मालूम भी होगा। और कुछ चीज़ आपको पहले से ही मालूम होगा। वो क्या मालूम है कि आप लोग यह जानते होंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि यह बीच में जो सेंटर में जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और इस सेंटर के चारों तरफ से जो ऑर्बिट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है। और यह हो गया हमारा न्यूक्लियस, और यह हो गया हमारा ऑर्बिट, ठीक। और इसी में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना, जिसको मिला करके हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये बात आपको मालूम है। और आपको क्या मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है यह पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर ज़ीरो चार्ज होता है, ठीक है ना, कहने की मतलब यह न्यूट्रल होता है। यह आपको पहले से मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाया जाता है तो वही हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इसी न्यूक्लियंस पर ही हमारा जो होता है एटॉमिक वेट होता है, इसी को हम लोग एटॉमिक वेट भी कहते हैं। इसकी चर्चा आगे की जाएगी, ठीक है। इसको मिलाकर यह चीज़ आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है ना। लेकिन अब हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं आपको हम विलियम क्रुक्स से, ठीक है, ताकि चीज़ों को आसानी से समझ सके। ये चीज़ आपको पहले से मालूम होगा, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। फिर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ विलियम क्रुक्स से। आइए अब हम लोग विलियम क्रुक्स के बारे में पढ़ें। विलियम क्रुक्स बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। यदि यह साइंटिस्ट नहीं रहते तो कुछ नहीं होता, ठीक है। यही जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट लेकर आए और जिसके बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री में सब जो सिद्धांत थे, सोचने का तरीका वो चेंज हो गया, एक नई क्रांति लाई। इसलिए
इनके कामों को देखकर खुश होकर के इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उनका क्या काम था आप लोग देखिए। इन्होंने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था इस तरीके से, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब था, इस तरह से उन्होंने लिया, ठीक, और इसके 2 पोल थे, ठीक है ना, इस तरह से, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरह से था। अब ये निगेटिव वाला जो साइड है, यह निगेटिव पोल, इसको इससे जो अटैच कर दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव वाले साइड को इसको इससे अटैच कर दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। तो यह हमारा एनोड हो गया, ठीक है। तो इसको जो एक बहुत बड़े बैटरी से इसको जोड़ दिया गया था, हाई वोल्टेज बैटरी से इसको जोड़ दिया गया, हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया। इसके अंदर का प्रेशर कम किया गया तो देखा गया क्या कि कैथोड से जो है किरणें निकल रही थी। तो कैथोड से किरण निकल रही थी तो यह आप कैसे, आपके मन में यह बात आएगा कि ये कैथोड से किरण निकल रही थी कि एनोड से किरण निकल रही थी, ठीक। तो ये आप कैसे इन्होंने पता लगाया होगा। तो इन्होंने पता कैसे लगाया था हम आपको बताते हैं। देखिए क्या किया था उन्होंने, एनोड में क्या किया था, उन्होंने छेद कर दिया इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि किरण जो निकल रही थी, जो रे निकल रही थी, वह इनविजिबल रे होती है। उसको हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, हम लोग को दिखेगा ही नहीं, ठीक है, इनविजिबल होती है। तो उसको कैसे, उनको कैसे पता चला कि जो रे इसमें से निकल रही है वह इधर से निकले। तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसमें क्या किया, एनोड में छेद कर दिया। किस में छेद किया था, एनोड में। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को, इसको उन्होंने एक साइंटिलेशन, एक फॉस्फर होता है, एक इल्यूमिनेटेड पदार्थ होता है, उससे उसको कोट कर दिया गया था, जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। यही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया जाता है। तो ये फॉस्फोरेंस प्रोड्यूस करता है, यह जो है फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, इस तरह से एक प्रकार की चमक पैदा करता है। तो इधर से किरण जो चली, इधर से जो किरण चली, ऐसे होते हुए चली और ऐसे होते हुए निकली, तो इस वाले पोर्शन में एक चमक पैदा हुआ। तो उन्होंने यह प्रूफ कर दिया कि जो किरण निकल रही है इधर से निकल रही है, ठीक। और इसको कंफर्म होने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक है ना। और चेंज करके उन्होंने यह देखा कि अरे भाई एनोड से किरण नहीं निकल रही। उस समय जब देखा तो एनोड से किरण नहीं निकल रही थी, क्योंकि यहाँ पे चमक पैदा नहीं हो रही थी। तब उन्होंने पूरी तरीके से एश्योर्ड हो गए कि कैथोड से ही किरण निकल रही थी। और जब कैथोड से किरण निकल रही थी तो इन्होंने इस किरण का नाम रख दिया कैथोड रे, ठीक है। तो इस किरण का नाम रख दिया कैथोड रे, जो कि निगेटिवली चार्ज थी। तो इन्होंने निगेटिवली चार्ज कैसे पता लगाया, निगेटिव चार्ज कैसे था। तो इन्होंने क्या किया कि इधर जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा, एक तरफ इधर मान लो पॉजिटिव और इधर यह निगेटिव। तो यह यदि कैथोड यदि निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा तो ये किधर की तरफ इसका किरण मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ जाएगी। तो किरण इस तरफ मुड़ गई। तो इस तरफ मुड़ जाने से इनको ये पता चल गया कि कैथोड रे जो था वो निगेटिवली चार्ज था। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कैथोड रे के डिस्कवरर कौन थे, ठीक है। कैथोड रे के डिस्कवरर विलियम क्रूक्स थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि कैथोड रे के डिस्कवरर यही थे, ठीक। तो इसको याद रखना है आपको, पेपर में आएगा, डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स, ठीक है, W क्रूक्स। तो इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था कैथोड को। और ये बहुत ही चमत्कारी एक्सपेरिमेंट था। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद जितने भी साइंटिस्ट थे सब ये CRT जो एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने लगे, सब जुट गए और देखा कह रही है तो बहुत ही एक अचंभित वाली चीज़ है, इसमें से कोई एक इनविजिबल रे आती है। तो इसमें जो हमारे J.J. थॉमसन साहब जो थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे, है ना। उनको इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी मतलब उनको अच्छा लग रहा था। उन्होंने कैथोड रे के बारे में पढ़ा, कैथोड रे के बारे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा और उन्होंने यह पता लगाया कि क्या यही तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ठीक। और उन्होंने बाद में यह प्रूफ कर दिया
कि यह जो इसमें से जो कैथोड रे जो निकल रहा था यही इलेक्ट्रॉन है। तो बाद में जो ये पता जब चल गया कि यही इलेक्ट्रॉन है, इसके प्रॉपर्टी का अध्ययन करने के बाद तो यह क्रेडिट जाता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको ये बात याद रखनी होगी, जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इस बात को याद रखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कैथोड रे का नाम सुनते ही जे थॉमसन में टिक लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुत बच्चों को यह पता नहीं है कि हु डिस्कवर्ड कैथोड रे, तो जल्दी से बता देते हैं कि यह जे थॉमसन थे। नहीं, जे थॉमसन नहीं थे। जे थॉमसन ने कैथोड रे का अध्ययन करने के बाद, ठीक है ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो कैथोड रे की डिस्कवरी तो पहले ही कर दी गई थी, जिसको विलियम क्रुक्स ने कर दिया था। इसी के बाद तो ही सब कुछ मज़ा आने लगा, ठीक है ना, लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, ठीक है। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तो इसी से जब इलेक्ट्रॉन की खोज गई, तो इन्होंने क्या किया था, एक E/m रेशियो उन्होंने निकाला था। E/m रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इसके मास की वैल्यू क्या थी, उन्होंने इसको फाइंड किया था, E/m रेशियो। इसको इन्होंने फाइंड किया था। ये क्या थी वैल्यू, कितनी थी, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको इसका एक चार्ट दे दूंगा, उस चार्ट को एक ही जगह आप उसको इकट्ठा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी बातें उसमें हमको लिखवानी है, पहले आप लोग समझ लीजिए। तो जे थॉमसन ने क्या किया था कि E/m रेशियो, ठीक है ना। देखिए, पहला आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, दूसरा इन्होंने E/m रेशियो को फाइंड किया था, तीसरा जो है एक और आता है कि वह जो था, इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया था, शुरुआती में इन्हीं का एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल फेमस हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम किस तरीके से अरेंज होते हैं, डाल्टन के बाद इन्होंने ही बताया था। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए इन्होंने क्या कहा था कि इस तरह से यह कोई एटम होता है स्फीयर, और इसमें जो होते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। यानी कहने का मतलब यह जो इसका एक्सपेरिमेंट था उसको कहा जाता है पुडिंग, है ना। ये पुडिंग शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्या था ये पुडिंग, ठीक है। तो ये पुडिंग वाला एक्सपेरिमेंट जो था, इन्होंने ही इसको किया था। तो पुडिंग वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये बताया था कि ये पूरा का पूरा जो भाग जो होता है ना, वह होता है न्यूक्लियस। यह क्या होता है, न्यूक्लियस, और यह जो होता है इलेक्ट्रॉन। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे कि कोई तरबूज है, ठीक है ना। तरबूज लाल वाला जो हिस्सा जो है ना, लाल वाला हिस्सा वो आपका प्रोटॉन है, और तरबूज के अंदर जो बीज है, ठीक है, वह है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह का उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो ये प्लम पुडिंग कहते हैं इसको, पुडिंग भी इसको बोलते हैं लोग। इसको आपको ये याद रखना होगा, तो आप प्लम पुडिंग लिख सकते हैं, प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट। यह था प्लम पुडिंग। तो आप जे थॉमसन के बारे में आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। पहला तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m रेशियो, इसकी वैल्यू क्या थी मैं आपको बताऊंगा, बाद में लिख दूंगा एक जगह, ठीक है। और प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये जे थॉमसन का था। अब जे थॉमसन जब E/m का रेशियो निकाल लिए, ठीक है, तो इसी की सहायता से जो थे मिलिकन साहब ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया। मिलिकन जो हम, तो मिलिकन का क्या काम था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया था। फाइंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, तो मिलिकन थे। उनका जो था, जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि मिलिकन साहब ने इसी की सहायता से E/m रेशियो का जब पता चल गया ना, तब इनके लिए आसान हो गया।
तो आपको कुछ चीज़ों का ट्रेंड भी आपको याद हो। आपको पेपर में पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे पहले EY/M रेशियो का मतलब ये हुआ था, डिस्कवरी हुई थी या मिलिकन। तो आपको बताना होगा कि EY/M रेशियो, क्योंकि जब तक EY/M रेशियो का पता नहीं चलेगा तो हमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं चलेगा। अभी हम आपको जो है पीआरटी के ही लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन है कि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब का जो है मतलब है, जो नीट वाले को बच्चों को हम पढ़ाते हैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों को। तो वहाँ अब यदि हम ज़्यादा हाई फाई चले जाएंगे तो फिर आप लोग देखेंगे ही नहीं और समझेंगे भी नहीं, तो आप उसको छोड़ देंगे। तो जो काम की चीज़ है, जो पेपर में आएंगे, बस वही चीज़ को हम आपको पढ़ा रहे हैं कि जो थोड़ा सा हाई होगा, जहाँ हमको लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और वहाँ बनने चाहिए क्वेश्चन, तो हम आपको वहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको इस तरह से पढ़ा ही रहे हैं कि क्वेश्चंस को जितना आप जो क्वेश्चन 20 साल में जितना क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चंस को हम लोग करवा रहे हैं। ठीक, इसके पहले जो है हम आपको चाह रहे थे कि एक आपको एक्सपेरिमेंट आपको करवाना था। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपका जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट और गोल्डस्टीन का, यह जो है एक्सपेरिमेंट आपको अलग से हम आपको बताएंगे, जिसमें जे थॉमसन का जो है ये कैथोड रे, ठीक है ना, और ये गोल्डस्टीन का जो है कैनाल रे, यह दोनों को कंपैरेटिव अध्ययन करके उससे एक क्वेश्चन बनता है ज़बरदस्त। इसके पिछले वाले पीआरटी में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कैथोड रे, ठीक है, तो उसको चूज करना था कि कौन प्रॉपर्टी सब जो है कैथोड रे को मतलब ये करता है। तो यह हम अलग से पढ़ेंगे, उसकी अलग हम आपको वीडियो बना करके देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको हम समझा रहे हैं, उसका अलग से ही क्लास होगा जिसमें आपको हम एनालाइज करके समझाएंगे ताकि आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। फिर आपको सिर्फ यहाँ समझना है कि कौन से कैसे कैसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या सब किया, ऐसे क्या सब क्वेश्चंस हमारे पीआरटी में बनते हैं, उसी के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा हम आपको डीप में नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, जो मेन बात है वही है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खींच की, EY/M रेशियो को फाइंड किया, प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट दिया, और EY/M रेशियो की मदद से मिलिकन साहब ने मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कर लिया, और इनके चार्ज का एक्सपेरिमेंट का था वाइल्ड ड्रॉप मेथड। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। गोल्डस्टीन, डी छूट गया यहाँ पे, हाँ गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन थे, इनके बारे में इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, इसके डिस्कवरी को ध्यान देंगे। ठीक, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वह डिस्कवरी की थी कैनाल रे की, कैनाल रे। ठीक है, इसका और भी दूसरा नाम है, ठीक है, पॉजिटिव रे, कैनाल रे और पॉजिटिव रे, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, कैनाल रे और पॉजिटिव रे। देखिए, इसके बारे में गोल्डस्टीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है ना, डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन। पर यहाँ पे मैं एक स्टार लगा रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है प्रोटॉन में। ठीक है ना, क्योंकि जो ओल्ड बुक्स है इसमें प्रोटॉन के बारे में चर्चा किया जाता है, लेकिन जो न्यू बुक्स हैं, ठीक है ना, तो इस प्रोटॉन को जो है बताया जाता है कि इसका क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। तो मैंने आपको दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नाम। यदि आपको पेपर में यदि प्रोटॉन की डिस्कवरी पूछी जाए, तो आपको यदि प्रोटॉन की डिस्कवरी पूछी जाए कि हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, यदि रदरफोर्ड नहीं दिया रहे तो गोल्डस्टीन है, तो गोल्डस्टीन में टिक कर देंगे। ठीक है, यदि गोल्डस्टीन नहीं है, रदरफोर्ड दिया रहे, तो आप लोग रदरफोर्ड में टिक करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा यदि दोनों दिया रहे तो क्या कर सकते हैं। तो दोनों दिया रहे तो समझ जाइए कि सेटर काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है, आपसे सही जानकारी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तब आपको रदरफोर्ड टिक करना होगा। मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, चतुराई। तो ये गोल्डस्टीन ने ये कैनाल रे और पॉजिटिव रे के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से है। जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वैसा ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में आपको बताऊँगा, ताकि उसको अच्छे से इसलिए बताना है क्योंकि उसके कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ मैं आपको एक खास एक आइडिया दे रहा हूँ, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड देखिए, रदरफोर्ड क्या थे। रदरफोर्ड रदरफोर्ड काफ़ी फेमस थे कि इन्होंने क्या सब खोज की थी। उस खोज के बारे में हम आपको बता दें
कि पहला तो इन्होंने यह खोज किया था कि यह न्यूक्लियस की खोज की थी इन्होंने, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। और तीसरा आपको क्या याद रखना है, या इन्होंने एटॉमिक साइज लिख सकते हैं या रेडियस लिख सकते हैं, इसकी खोज की थी। इन्होंने बताया था कि एटॉमिक साइज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है, इन ऑर्डर ऑफ लिखने का मतलब क्या है, इसलिए इन ऑर्डर ऑफ हम लिख रहे हैं कि रेडियस जो होता है ना, मतलब एलिमेंट्स का चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, यानी कि परमाणु भार के आधार पे, एटॉमिक वेट के आधार पे उसका जो है रेडियस बदलता रहता है। जैसे देखिए, कोई छोटा एलिमेंट होगा तो उसका रेडियस इतना होगा, कोई बड़ा होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई सही बड़ा होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, इसी के ऑर्डर में होगा, ठीक है। इससे कुछ समथिंग कोई मतलब फैक्टर से कोई मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे 1 होगा या 2.3 होगा या 3.4 होगा, तो इस तरह से होगा, लेकिन 10⁻⁻15 मीटर जरूर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ओके। तो यही रदरफोर्ड का, ये रदरफोर्ड में न्यूक्लियस और प्रोटॉन और एटॉमिक साइज। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि क्या क्या था उनको, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही पेपर में आता है। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ये समझना है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने गोल्ड फाइल का यूज़ किया था। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोल्ड फाइल को क्यों यूज़ किया था, वाई। तो इसका जवाब है कि यह जो होता है मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है, ये मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। इसको पीट करके इसकी पत्तर बहुत पतली बनाई जा सकती है, गोल्ड फाइल। तो इन्होंने क्या किया था, इस तरह से एक गोल्ड फाइल लिया था और हीलियम पार्टिकल से, मतलब उन्होंने स्ट्राइक किया था, एक्चुअली हीलियम प्लस पार्टिकल था ही था, और उसे उन्होंने स्ट्राइक किया। और उन्होंने ये क्या फाइंड किया कि अधिकांश रे जो है ना, ये पार कर जाती है इसको, ऐसे इस तरह से ऐसे करके पार कर जाती है। कुछ रे उन्होंने देखा था कि इस तरह से आती है और ये डेविएट कर जाती है, कुछ रे जो होता है ना डेविएट कर जाती है। बस ये करना है। अब ये हमको देखना है कि कुछ जो है इसमें से, मतलब कहा जाता है कि 20,000 में से एक जो है ना रे जो है अपने ही पाथ पे रिबाउंड कर जाती है, इस तरह से। यह तो इन्हों को पहला जो उनका ऑब्जर्वेशन था कि अधिकांश रे पार कर जाती है, ठीक है, अधिकांश रे पार कर जाती है। तो ये पार कर जाती है, इन्होंने कैसे इसको देखा, कैसे कि उनको सपने आ रहे थे क्या कि कैसे इन्होंने देख लिया कि पार कर गया, ठीक है ना। तो बुक्स में तो ऐसे ही समझाया रहता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कैसे इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो था ना, एक पर्दा, एक स्क्रीन लगी हुई थी, ठीक है। तो एक स्क्रीन लगी हुई थी, और वो भी जो पर्दा था वो जिंक सल्फाइड का था, जो कि फॉस्फोरेंस मतलब नेचर का होता है, ठीक है ना, साइंटिलेशन प्रोड्यूस करता है। तो क्या था कि उन्होंने यह देखा क्या कि यहाँ वाले रीजन में, इस जगह रीजन में यहाँ पे चमक पैदा हो रही थी, ठीक है, इस जगह में चमक। कुछ में इन्होंने देखा कि ऐसे है और ऐसे है, काफ़ी दूर दूर है, ठीक है, इस तरह से। तो उनको बीच वाला जो रीजन था, बीच वाला रीजन, वहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार का उन्होंने चमक नहीं देखा। तो उनको लगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, मतलब ठीक है ये इस वाले रीजन में, और ये इस तरह से ऐसे क्यों, दूर दूर क्यों, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पे कुछ नहीं। तो उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि यही एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग में स्ट्राइक किया। पहला वाला तो उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया कि चलो पार कर गए तो ठीक है, उनको पहले ही से दिमाग में एजम्पशन था कि हाँ अधिकांश रे पार कर जाएंगे। लेकिन कुछ रे डेविएट जो किया, यह इनको रे में, इनको दिमाग में स्ट्राइक किया। एक जो है रे जो अपने ही पथ से रिबाउंड हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब उन्होंने इस तरह ऐसा सीन देखा, कोई चमक नहीं देखी। तो इससे पता लगा लिया कि यहाँ बीच में जो है ज़रूर कोई हैवी चीज़ है, ठीक है, जो मतलब इससे टकरा करके वापस में चली जाती है। और इसी हैवी चीज़ को इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और यहीं से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, ठीक है।
न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। और यह कैसे पता लगाया कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ही है? तो क्या हुआ कि देखिए हीलियम आयन, हीलियम प्लस प्लस के आयन को ये किया था, ये धनावेशित किरण थी, पॉजिटिव चार्ज, तो यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, दूर कर देगा। इससे कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर जो चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे यह पता चल गया कि इसमें जो है कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने प्रोटॉन कहा, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस प्रोटॉन। और इन्होंने क्या किया था, इस तरह से इसका एटॉमिक साइज का भी पता कर लिया था, एटॉमिक साइज और रेडियस का भी पता कर लिया। फिर उसके बाद जो था उनके एक ही चेला था, उनका चेला चैडविक, है ना। इसके बारे में भी पूछा जाता है कि चैडविक कौन थे। देखिए, रदरफोर्ड को पहले से इस बात का एहसास था कि इसके अंदर जो है ना कुछ जो है अनावेशित है ना, चार्जलेस पार्टिकल है, ये उनको एहसास था, लेकिन इसको वह फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कैसे इसको निकाला जा सकता है, इस बात को इनको एहसास था। लेकिन इसको उनका ही एक स्टूडेंट जो था उसको यह साबित कर पाया और दिखा पाया कि कैसे यह हुआ, ठीक है। आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ अंत में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि चैडविक जो थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि रदरफोर्ड साहब को पहले ही से ही मतलब ये पता था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई मतलब न्यूट्रल पार्टिकल हैं, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उसका नाम रख दिया था न्यूट्रॉन। तो ये पूछेगा हु कॉइन्ड द नेम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम किसने रखा था? तो ये आपको याद रखना है, नेम गिवन बाय हार्किन्स एंड रदरफोर्ड। इन्होंने पहले ही इस न्यूट्रॉन का नाम रख दिया था, लेकिन डिस्कवरी की थी चैडविक ने। यह क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कंफ्यूज न करना आप लोग। इसके बाद देखिए कि चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह बेरिलियम सीट का किया था। बेरिलियम दैट इज़ BE, ये बेरिलियम होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम चौथे नंबर का, ठीक है ना। तो ये बेरिलियम, इसी बेरिलियम सीट का किया था। उन्होंने जो हाई स्पीड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, उन्होंने भी लिया था, लेकिन सोर्स था क्या, पोलोनियम। जबकि उनका क्या था, रदरफोर्ड का क्या था, रदरफोर्ड ने क्या लिया था, रदरफोर्ड का क्या था, यह भी अल्फा पार्टिकल उन्होंने लिया था, ठीक है ना। यह भी हाई स्पीड सोर्स के लिए अल्फा पार्टिकल, लेकिन इनके लिए सोर्स जो क्या था, यह हीलियम आयन था, हीलियम 2+ आयन। तो बस ये याद रखना है, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट उन्होंने भी कराया था और इसने भी बम्बार्डमेंट कराया, लेकिन इनका सोर्स जो था पोलोनियम था। और इन्होंने जो सीट का यूज़ किया था बेरिलियम का, और रदरफोर्ड ने जो सीट का प्रयोग किया था वह था गोल्ड। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब जाते जाते इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, आपको ये दिमाग में रखना है। ये डेटा वाले हैं, इसको आप बाद में ही आपको क्या करना है कि अभी आप पढ़ें, जब पेपर आ जाए ना एग्जाम के समय, तो आप उसको साइड में इस चीज़ को रखें और उसको बाद के अंतिम समय उसको रिवाइज करें कि डेटा आपको दिमाग में रहे, ठीक है ना। कभी कभी डेटा माइंड से निकल जाते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने साइड से बना दिया है। इसका जो अभी तक जो बना है डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको लिखा। देखिए, साइज ऑफ द एटम या रेडियस, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर इन द ऑर्डर ऑफ। ये इन द ऑर्डर ऑफ लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है कि 10⁻⁻15 मीटर रेडियस होता ही है। एलिमेंट टू एलिमेंट क्या करेगा, वैरी करेगा, ठीक है। वो क्यों वैरी करता है कि बता दिए कि मतलब वो एटॉमिक वेट पे निर्भर करता है, ठीक है। जो सेंटर में जो एटॉमिक वेट होता है, मैंने आपको बताया था कि यह जो होता है, किसी का एटॉमिक रेडियस इतना बड़ा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का उससे बड़ा होता है, तो ये बढ़ता चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट कैसा है, ठीक है ना। एलिमेंट का साइज़, एलिमेंट का परमाणु संख्या, परमाणु भार जो बढ़ता है, बढ़ने से कारण से क्या होता है, ये हमारा रेडियस भी बढ़ता है। इसीलिए हमने लिख दिया इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो हाइड्रोजन का, इसीलिए इसको निकालने का देखिए एक फार्मूला क्या है कि एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, R बराबर होता है R0 × A⁻⁻⁰। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के मैंने यहाँ लिख दिया, जहाँ की ये R0 की वैल्यू जो होती है 1.2 × 10⁻⁻15 और A जो होता है हमारा एटॉमिक वेट, ठीक है। तो जो भी एटॉमिक वेट यदि हमको किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी कोई भी गिवन एलिमेंट है
कोई तत्व दिया हुआ रहेगा, आप पूछेगा कि बताइए कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो हम उसको इस एटॉमिक रेडियस हमको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। R बराबर R0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁰ R0 की वैल्यू वहाँ क्या डालेंगे 1.2 इंटू 10⁻15 यदि, और यहाँ पे A जो है हमारा क्या होगा एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट यहाँ हम लोग डाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ को। अब एक चीज़, अब इसके बाद देखिए E/m रेशियो जो था, जिसको मतलब जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया था, आपको मैं बताया था। E/m रेशियो उन्होंने कैसे फाइंड किया था मैं आपको बताऊंगा, CRT एक्सपेरिमेंट में कैसे उन्होंने किया था, उसके लिए अलग से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वहाँ मैं आपको बताऊंगा, वहाँ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, कंपैरिजन से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वहाँ अभी याद कर लो इस चीज़ को कि E/m रेशियो उन्होंने CRT एक्सपेरिमेंट से ही निकाला था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही, उसी से, और इसकी वैल्यू थी -1.76 10⁻11। देखिए कुछ बुक्स में माइनस नहीं दिया रहता है, लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक नहीं लगा हुआ, आपको ये ध्यान रखना है, माइनस है। E/m रेशियो में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, बहुत आदमी माइनस को इग्नोर कर रखा है, लेकिन आपको गलत हो जाएगा। यदि पेपर में यदि माइनस दिखा रहा है और आप माइनस में ये टिक ना मारे तो गलत है। ये माइनस जो है ना नेचर को बताता है, ठीक है। तो E/m रेशियो हो गया, बाय जे थॉमसन ने किया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में कौन सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसे जाता है, रदरफोर्ड को। ओल्ड बुक्स के अनुसार से गोल्डस्टीन है, लेकिन एक्चुअली जो मतलब गोल्डस्टीन ने किया क्या था, उन्होंने मतलब जो है ना प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, उन्होंने मतलब एनोड रे की खोज की थी, एनोड रे, ठीक है, जिसको कैनाल रे भी बोलते हैं, कैनाल रे। मैंने बता दिया कैनाल रे किसको कहते हैं, उसी कैनाल रे को ही उन्होंने प्रोटॉन कह दिया था, ठीक है। लेकिन ये प्रोटॉन जो है श्रेय जाता है रदरफोर्ड को, तो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद असली मज़ा आएगा आपको नील्स बोर को पढ़ करके, ठीक है, नील्स बोर को पढ़ करके आपको आएगा। और जाते जाते एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि वह कौन सा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना हो, वह एटम है हाइड्रोजन, है ना, नो न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में होता है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसका देखिए इस तरह से लिखा जाता है 1H1। यह जो होता है एटॉमिक वेट होता है, यह होता है एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, एटॉमिक वेट माइनस जो होता है ये आपका जो ये एटॉमिक वेट है, और आपका जो है ये एटॉमिक नंबर, उसमें से हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक ना। तो एटॉमिक वेट जो है ऊपर वाला जो है एटॉमिक वेट होता है, और नीचे वाला हम लोग एटॉमिक नंबर। तो 1 - 1 = 0। तो यही एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सभी तत्वों में न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। हाइड्रोजन, ये इसके आइसोटोप्स भी पढ़ेंगे, इसको मतलब प्रोटियम भी कहा जाता है। इसके जब इसका मतलब आपको यदि पूछा जाए इसका नाम, प्रोटियम भी इसको कहा जाता है। इसके आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हम आपको चर्चा में आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, वो होता है 1H1, फिर ये 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा वो है मतलब आइसोटोप्स है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो देखिए यही है प्रोटियम। तो आपको यदि कहीं लिखा मिले प्रोटियम, है ना, तो आप प्रोटियम में टिक कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा पूछे कौन सा ऐसा तत्व एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो आपको 2 ऑप्शन करके मिलेगा, हाइड्रोजन, तो ठीक है हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन में भी आपसे पूछ सकते हैं कौन से आइसोटोप्स में नहीं पाया जाता है, तो आइसोटोप्स है आपका प्रोटियम, कि प्रोटियम का फॉर्मूला होता है 1H1, ठीक है ना। इस तरह से लिखा था, 1 - 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, लेकिन इसमें तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो इसमें 1 न्यूट्रॉन होगा, 3 में से 1 जाएगा तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होगा। तो आइसोटोप की चर्चा की जाएगी। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, देखिए, समझिए। उसके बाद असली आपको पढ़ाई नील्स बोर से स्टार्ट हो जाएगी। नील्स बोर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। और मैंने आपको बता दिया कि वो एक कैथोड रे ट्यूब और एनोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट अलग से आपको बताया जाएगा।